बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक स्टोरी इस वक्त बहुत वायरल है और ये स्टोरी है लाहौर की। लाहौर में एक दुल्हन है, उसकी मेहंदी होती है। मेहंदी के अगले ही रोज़ सुबह के वक्त वो अपने कमरे में खून में लथपथ पाई जाती है। उसे उसकी पेशानी का निशाना लेकर गोली मारी जाती है और घर के अंदर कोई बाहर से नहीं आया होता। आखिर ऐसा क्या हुआ था? ये कहानी जो है अब इसका कह लीजिए कि ड्रॉप सीन हुआ है और कुछ मामलात सामने आए हैं। लोगों को ये तो पता लग गया था कि करने वाला कौन है, हुआ क्या है, लेकिन अब उस शख्स ने पुलिस कस्टडी में क्या बताया है, ये सब आज मैं आपको बताऊँगी और उसने ये सब कुछ किया क्यों? ये पूरी डिटेल जो है आज आपको बतानी है इस वीडियो में। दरअसल ये सुंदर का इलाका था लाहौर। एक बड़ी ही खूबसूरत प्यारी-सी लड़की है, थंबनेल पर उसकी तस्वीर भी लगी है। आयशा हबीब इसका नाम है और इसकी ये शादी थी और मेहंदी रात को होती है। रात को सब बहुत खुश थे, बहुत एक फंक्शन को एन्जॉय किया गया। उसके बाद रात को ये अपने कमरे में सोने जाती है। उसी कमरे में इसकी 2 कज़िन्स भी होती हैं, इसकी वालदा भी, इसकी एक बहन भी जो है वो इसी कमरे में इसके साथ सोती हैं। सुबह के वक़्त इसके कमरे में जो एक बड़ी थीं वो तो ऊपर गई थीं नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन उस कमरे में और कोई नहीं था। हैरत अंगेज़ तौर पे कमरे का दरवाज़ा बंद था। बाद में जो एफआईआर कटवाई गई उसमें ये कहा गया कि हमने गोली की आवाज़ सुनी, लेकिन इनिशियली गोली की आवाज़ तक नहीं सुनी गई। ये भी हैरत की बात है। क्या वो गोली जो है तकिए पे रख कर उसको मारी गई कि उसकी आवाज़ ना आए, या जो भी है। उसका भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब होता क्या है कि जनाब वो ख़ातून जब नमाज़ पढ़ के कमरे में आती हैं, तो वो देखती हैं कि पलंग के नीचे खून जमा है। फिर वो देखती हैं, तो वो खून में आयशा को लथपथ पाती हैं। उसके वालिद हबीब साहब को आवाज़ दी जाती है, सब भागते हुए आते हैं। शादी वाले घर में कोहराम मच जाता है, कुछ समझ नहीं आती। इसी अस्थना में देखा जाता है कि आयशा का जो बहनोई है, उसकी हालत बड़ी ख़राब है। उसकी जो पजामा है वो गीला है और वो परेशानी के आलम में कभी अंदर कभी बाहर बाथरूम में आ जा रहा है और वो कह रहा है कि मेरा दिल बड़ा ख़राब हो रहा है, मेरा पेट बहुत ख़राब है। जब उसे पता लगता है कि उसकी साली जो है वो मर गई है, तो वो अपने ही फ़ोन से फ़ोन करके पुलिस को भी बुलवाता है। अब पुलिस वहाँ पे आती है और ये घर वालों को कहता है कि मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है, मुझे अस्पताल भेज दिया जाए। हॉस्पिटल इसको पीछे ले जाया जाता है, वहाँ पर ये एक दफ़ा जाता है, फिर वापस आता है। इसी दौरान में सब लोगों के फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं कि आखिर इस लड़की को मारने वाला कौन होगा। जगह-जगह से फिंगरप्रिंट्स उठाए जाते हैं उस कमरे से। जो तमाम एक तरीक़ाकार होता है, वो पुलिस अपनाती है ये जानने के लिए कि देखा जाए कि आखिर इस लड़की को मारने वाला कौन था। अब जो बात सामने आती है, जो एफआईआर में काटा गया और जो कुछ उसमें लिखा गया, वो सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। होता कुछ इस तरह से है कि ये जो बहनोई साहब हैं, ये जब तीसरी बार जाते हैं ना डॉक्टर के पास, इनके किसी साले के साथ, बल्कि एक लड़के के साथ फैमिली के, तो वहाँ से ही ये बस स्टॉप होता है, वहाँ पर खुद बैठे होते हैं और उस लड़के को कहते हैं बाहर ही हॉस्पिटल के बस स्टॉप है और वहाँ पे उस लड़के से कहते हैं कि ज़रा सामने से निम्को ले आओ, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। वो निम्को लेने जाता है और ये बस से फ़रार हो जाते हैं। जब ये बस से फरार होते हैं तो शक यकीन में बदल जाता है और फिर बातें जो है वो खुलकर सामने आती हैं। इसके वालिद जो है वो एफआईआर कटवाते हैं। अफसोस की बात यह है कि ये जो बहनोई है, इसी के घर में इनकी एक और बहन भी है, यानी कि आयशा की एक और बहन की शादी भी इसी घर में है। आयशा की शादी अपने दूर पार के कज़न है फलक शेर, उससे होने जा रही थी, जो कि भाई पेरू का रिहायशी है। आयशा की पसंद की शादी थी। मुझे बड़ा ही दुःख हुआ जब लोगों ने बड़ी अजीब-अजीब सी बातें की। कुछ लोग खड़े होके कह रहे थे कि जी मामला शर्मिंदगी का है, इसलिए जो है माँ-बाप जो है ज़्यादा बात नहीं कर रहे। फिर किसी ने कहा कि जी ये दोनों आपस में शादी करना चाहते थे या वो शादी करना चाहता था, मामला शादी का था। बड़े अफ़सोस की बात है, इस तरह की बात ना कीजिए। जो दुनिया में अब नहीं रहा वो अपना सफाई दे नहीं सकता और जो इस दुनिया में मौजूद है उनकी आप तकलीफ़ की वजह बन रहे हैं। अभी तक जो मामलात मेरे सामने आए हैं, जो मैंने सुना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। हुआ कुछ इस तरह से कि आयशा की शादी जो है फलक शेर से तय पाती है। वो बहुत ही खुश थी, उसकी तस्वीर, उसकी वीडियोज़ बता रही हैं कि वो कितनी खुश थी अपनी शादी पर। अभी इसका बहनोई जो है, उसका इनके घर बहुत आना-जाना था। अब उसने पुलिस को पहले तो मानने से इनकार कर दिया, मुकर गया, फिंगरप्रिंट्स ले लिए गए हैं। जिस वक़्त इसने कत्ल किया उसके बाद ये तेज़ी से ऊपर को भागा है। जब ये ऊपर को छत की तरफ भागा है, इसने सामने वाले घर में खाली प्लॉट था, वहाँ पे उसे अपनी पिस्तौल और मैगज़ीन निकाल के अलग-अलग फेंके। अब वो पिस्तौल जो है पुलिस ने हासिल कर लिया, उस पे से भी फिंगरप्रिंट्स जो है उठा लिए गए और अब तो वो बेशक मुकरे चाहे ना मुकरे, ये मामला तो डन है कि ये काम इसी ने किया, क्योंकि ये फ़रार हुआ। उसके बाद पुलिस ने जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हुए इसको पकड़ लिया, ये गिरफ़्तार कर लिया गया, पुलिस की कस्टडी में है। अब कोई मामलात जो हैं वो निकल कर जो सामने आ रहे हैं, वो कुछ इस तरह से है कि ये लड़की जो है, ये जहाँ पे शादी करना चाहती थी, इसका बहनोई जो है वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर शादी हो। ये मामलात यहीं तक है। अब इससे आगे आप जो मर्ज़ी कहानी बनाना चाहें, गलत बात है, छोड़ दीजिए। कई दफ़ा ख़ानदान में इस तरह के मामलात भी होते हैं
कि कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं, जहाँ पर आपकी नहीं बनती और आप नहीं चाहते कि वहाँ पर उसकी शादी हो। और ये लड़की जो है, ये यहाँ पर शादी करना चाहती थी। इसका जो बहनोई है, वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर शादी हो। कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ शादी के कुछ मामलात भी थे, कुछ अरेंजमेंट्स के मामलात भी थे, जिनके ऊपर भी कुछ बहस-मुबाहिसा था। लेकिन अभी ये बात जो है, इस पर पुलिस जो है काम कर रही है कि सुबह 5 बजे ये इस कमरे में कैसे दाखिल हुआ? सुबह 5 बजे इस कमरे के अंदर क्या हुआ? सुनने में ये आ रहा है कि उस कमरे के अंदर जो मौजूद ख़वातीन थी, उनको ग़ालिबन इससे पहले बाहर भेजा, क्योंकि उस कमरे के अंदर 2 लड़कियाँ और थीं। लेकिन हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये तमाम चीज़ें जो मुझसे शेयर की हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि वो लड़कियाँ जो हैं 2 और भी कमरे में सो रही थीं। इसने जिस वक़्त कमरे में जाकर बाकायदा उसे गोली मारी है, उसके बाद वो वहाँ से फ़रार हुआ है। इसने ना उससे कोई गुफ्तगू की है। अब लोग वहाँ पर अजीब-अजीब कहानियाँ भी बना रहे हैं कि वहाँ पे पहले उनकी कोई बातचीत हुई, कोई लड़ाई हुई और उसके बाद उसने उसको मारा। ऐसा नहीं हुआ। ये पहले से सोच चुका था, ये पहले से तहैया कर चुका था और उसके बाद उसने वहाँ पर जाकर कमरा खोला है। उसने देखा है कि जिस टाइम पर उस कमरे के अंदर एक बुज़ुर्ग खातून, उनकी खाला भी ठहरी हुई थी, वो ऊपर नमाज़ पढ़ने गई हैं, तो वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। बाकी लड़कियाँ कमरे में सो रही थीं। इसने इस लड़की को पॉइंट ब्लैंक इसके माथे पर गोली मारी और उसके बाद ये भागकर अपने कमरे में गया। जब ये कमरे में गया है तो उसके बाद इसकी हालत ख़राब थी और इसकी बीवी ने इससे पूछा कि क्या हुआ है? तो इसने कहा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और उसके बाद हॉस्पिटल ले जाने का कहा। घर वालों को बड़ी देर तक मालूम नहीं हुआ कि 5 बजे वारदात कर चुका था। 5 बजे वारदात करने के बाद इसको हॉस्पिटल नीचे ले जाया गया और इसी अस्थान में 5:30 बजे जब वो खातून नीचे आती है नमाज़ पढ़ के और वो कमरे में इसको देखती है और घर में शोर मचता है, तो उस वक़्त इसको ये हॉस्पिटल से उस वक़्त वापस आ गया था। जब ये वापस आया था तो इसने अपने ही फ़ोन से पुलिस को फ़ोन किया था और उसके बाद ये दोबारा वहाँ से फ़रार हुआ, क्योंकि इसको पता लग गया कि पुलिस जो है अब फिंगरप्रिंट्स उठा रही है और फिंगरप्रिंट्स के साथ-साथ साथ वाले प्लॉट से वो पिस्तौल जो है वो भी मिल गई है, तो यकीनन उससे उसके फिंगरप्रिंट्स मिल जाएँगे। जिसके बाद उसने ये बाकायदा प्लान किया कि अब मैं यहाँ से फ़रार हो जाऊँगा, क्योंकि वरना मैं पकड़ा जाऊँगा। तो ये जनाब तमाम चीज़ें हैं और इसके वालिद जो है वो कहते हैं कि मैं हरगिज़ अपनी बेटी के कातिल को नहीं छोड़ूँगा। बेशक मेरी दूसरी बेटी का ये शौहर है और मेरी एक और बेटी भी इसी घर में है, लेकिन मैं अपनी बेटी का ये खून जो है ये रायगा नहीं जाने दूँगा। अब कुछ कहानियाँ लोगों ने अजीब-सी बनाई, वो भी आपको सुना देती हूँ। एक साहब हैं, उनको मैंने सुना जो कह रहे थे कि जब बच्ची जो है इसको गोली लगी तो इसके वालिद जो है, ये चूँकि हमसाए में रहते थे, उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मैं हमसाए में था, मेरे पास गाड़ी थी, तो इनके घर वालों ने कहा कि उसकी हालत ख़राब है और मैं गाड़ी लेकर आया, तो फिर देखा तो उसकी तो बिल्कुल जान जो है वो ख़त्म हो चुकी थी और फिर मैंने इनसे कहा कि आप फ़ोन करें और फिर इनके दामाद ने ही फ़ोन किया। तो वो बताते हैं कि जब इस लड़की को हॉस्पिटल बाकायदा ले जाया जा रहा था, तो उस वक़्त इनकी गाड़ी में जो एक शख़्स मौजूद था, उसने ये कहा कि ये आपस में मियाँ-बीवी जो है इनकी ये बात हो रही थी कि कहता नहीं था मैं कि इसको यहाँ पर आने मत दिया करो और इस तरह की बातें करके उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि जैसे अस्तगफिरुल्लाह कोई मामलात इनकी बेटी के साथ इस तरह से थे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस बात का मतलब यही हो। मैं उन साहब से भी कहूँगी कि किसी की भी बेटी के बारे में बात करते हुए थोड़ा सोचा करें। ये बात कहने का मतलब तो ये भी हो सकता है ना कि चूँकि वो इस कदर बदलिहाज़ कोई इंसान होगा जिसका अपने गुस्से पर कोई काबू नहीं होगा, कि उसके बारे में कहते होंगे कि मना किया था ना कि उसको इस तरह से मत बुलाओ, ज़्यादा इधर मेल-जोल उसके साथ ना रखो या व्हाट्सोएवर। लेकिन देखिए मामला बहुत बड़ा है और अल्लाह ताला उनके घरवालों को सब्र दे। बाप, भाई जिस तरह रो रहे थे, चाचा जिस तरह रो रहे थे, बहुत ही तकलीफ़ देह था। वो लड़की जो बहुत सी खुशियों और अरमानों को अपने ख्वाबों में सजाए बैठी थी, जिसकी आज 1 बजे दोपहर को, यानी कि उस दिन जिस दिन उसको मारा गया, उसी दिन दोपहर को 1 बजे उसकी बारात आनी थी। सुनने में आ रहा है कि खाने-शाने वहाँ पर सब तैयार थे, गोश्त की देगें तैयार थीं और उनको बताया गया कि अब यहाँ पर जो मेहमान आए हैं, वो इस बच्ची के कुल में शरीक होंगे, उसकी जनाज़े में शरीक होंगे और फिर वही खाना जो है वो अफ़सोस करने वालों को खिलाया गया। अल्लाह ताला सबको अपने ज़बान में रखे और लोगों की बच्चियों पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाने से प्लीज़ परहेज़ करें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।